नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतलाया जाएगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसका क्या आंसर शीट होना चाहिए था। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर पिछले साल का क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करके बतलाइए। तो शुरू करते हैं। पिछले साल क्वेश्चन क्या होता है ना, ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 75 में आपका 15 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन जो होगा वह होगा 1 सेंटेंस का आंसर उसका लिखना होगा। एक एक नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। फिर 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन, एकदम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। पहला है कि पेटी कैश बुक के विषय में बतलाइए। पेटी कैश बुक क्या होता है। देखिए, कैश बुक क्या होता है ना कि बिजनेस में कितने पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, इसके ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, एक जो हम ट्रांजैक्शन के लिए जो बुक बनाते हैं कैश से रिलेटेड, उसको कैश बुक कहते हैं। लेकिन पेटी कैश क्या है? पेटी कैश, देखिए, अगर आप बिजनेस के स्वामी हैं, बिजनेस के ऑनर हैं, अगर एक महीना के लिए कुछ दिनों के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो अपनी एम्प्लॉय को बोल देते हैं कि जो भी खर्च होगा सो आप कीजिएगा, और अपनी एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे देते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय को आप मान लीजिए कि 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय को आप 1000 रुपये दे दिए कि जो भी खर्च होगा तुम करना। तो आप बाहर से 5 दिन के बाद आइएगा तो आप एम्प्लॉई से हिसाब मांगिएगा कि 1000 रुपये कितना खर्च कहाँ कहाँ किए। तो ये जो एम्प्लॉई है ना, क्या करता है, एम्प्लॉई जो मालिक उसको दे के गया है पैसा 1000 रुपये, कहाँ कहाँ खर्च किया, उसके लिए वह जो ट्रांजैक्शन के लिए जो लेन देन किया उसके लिए जो बुक बनाता है वो होता है पेटी कैश। पेटी कैश में क्या होता है ना, जितने टाइप के खर्चे होते हैं उतने टाइप का कॉलम बना के इसको बनाया जाता है। तो एक शब्द में बोल लिखना है, पेटी कैश वह कैश बुक है जिसे एम्प्लॉय द्वारा ठीक सर्टेन पीरियड में कैश से रिलेटेड पेमेंट का लेन देन को लिखता है। आगे आता है, दूसरा क्वेश्चन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा क्या है? बैलेंस शीट क्या है? आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ बिजनेस। आर्थिक चिट्ठा व्यवसाय का आईना है। आर्थिक चिट्ठा किसी भी व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को प्रदर्शित करने के लिए, किसी व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्व, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को प्रदर्शित करने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसे बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट इज अ मिरर ऑफ बिजनेस। बैलेंस शीट को देख के आप बताया जा सकता है कि बिजनेस के कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। आगे आता है डेप्रिसिएशन, घिसावट। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट्स वैल्यू डिक्रीज बाय कंटिन्यू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? संपत्ति के लगातार प्रयोग के कारण इसके मूल्य में जो कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। सब्सक्रिप्शन क्या है, चंदा क्या है? तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मेंबर द्वारा जो एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है उसे सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, चंदा कहा जाता है। गैर व्यापारिक लाभ संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इसके सदस्य द्वारा जो राशि दी जाती है, एक निश्चित राशि इसके सदस्य द्वारा जो दी जाती है उसे चंदा कहते हैं, सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब आता है
रास्ते में माल, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में माल क्या होता है? अगर मान लिया जाए किसी सामान को हम बेचने के लिए ब्रांच में भेजते, हेड ऑफिस जब सामान को भेजता है ना ब्रांच को कि आप बेचिएगा, तो हेड ऑफिस जब सामान को भेजता है ब्रांच में तो कुछ माल रास्ते में रह जाते हैं। तो रास्ता में जो माल रह गया है उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में माल पड़ा हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, हेड ऑफिस मान लीजिए 100 साइकिल भेजा था बेचने के लिए ब्रांच को, लेकिन 100 साइकिल भेजा था जिसमें से 5 साइकिल रास्ते में अभी तक ब्रांच के पास पहुंचा नहीं है, तो इसे बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में माल। ये 5 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का है। अब आता है 2 नंबर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका, जो 5 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन है आपका पहले आना पहले जाना, पहले आना और पहले जाना, फीफो, इसको हम लोग बोलते हैं फीफो। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना। होता क्या है ना कि कोई भी माल को बनाया जाता है, कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि माजा है, फ्रूटी है, सब आम से बनता है, ये सब मैंगो से बनता है। तो मैंगो तो सालों भर तो आम तो नहीं मिलता है मार्केट में, लेकिन इसके लिए क्या करता है ना, मान लीजिए माजा कंपनी पहले से आम खरीद के स्टोर कर लेता है। माजा कंपनी क्या करता है, पहले से आम खरीद के स्टोर कर लेता है। मान लिया जाए 1 मई को कुछ आम खरीद के रख लिया स्टोर में, 5 मई 5 को कुछ खरीद के रख लिया आम, मई 10 को कुछ आम खरीद के रख लिया, मई 15 को कुछ आम खरीद के रख लिया स्टोर में। ये स्टोर है और ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। तो होता क्या है ना कि यहाँ से स्टोर में पहले से खरीद के रख लिया जाता है। फिर से बता रहे हैं, सालों भर आम तो मिलेगा नहीं, तो इसके लिए पहले से स्टोर में आम को खरीद के रख लिया जाता है। उसके बाद जो कौन सा आम को पहले भेजा जाएगा फैक्ट्री में, माजा या फ्रूटी बनने के लिए, तो जाहिर सी बात है 1 मई वाला आम पहले भेजेंगे हम फैक्ट्री में बनने के लिए। जो आम हम पहले से खरीद के रखे हैं उस आम को हम पहले भेजेंगे फैक्ट्री में बनने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीफो। क्या बोलते हैं? फीफो। जो माल हमारे स्टोर में पहले से है उस माल को ही पहले हम कारखाना में भेजेंगे, उसको निर्माण करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट करने के लिए। तो पहले से मेरे पास आम कौन सा है, 5 तारीख वाला, 1 तारीख वाला आम है, 1 मई वाला आम पहले हम भेजेंगे बनने के लिए फैक्ट्री में, उसको जूस बनने के लिए भेजेंगे, माजा बनने के लिए। तो इसको बोलेंगे पहले आना पहले जाना, मतलब जो आम मेरे पास पहले से है उसको पहले भेजेंगे हम फैक्ट्री में बनने के लिए, इसी को फीफो कहते हैं। हो सकता है आपकी आ जाए लिफो है, तो लिफो में जो लास्ट में माल आया उसको पहले भेजेंगे फैक्ट्री में बनने के लिए, ये लिफो है। हो सकता है कि 15 मई को जब आम खरीदे थे तो बारिश का मौसम था, तो ये आम में मॉइस्चर हो गया है, नमी हो गया है, तो जो लास्ट में आम है आप खरीदे उसको अगर हम पहले फैक्ट्री भेजते हैं तो उसको लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फीफो आया था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, तो उसको लिखना है कि जो माल हम पहले से खरीद के लाए हैं, कच्चा माल जो पहले से हम खरीद के लाए हैं, रॉ मटेरियल जो हम परचेज करके लाए हैं, उस माल को पहले हम फैक्ट्री में कंप्लीट होने के लिए भेजेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए भेजेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उदाहरण के लिए आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, मैंगो वाला भी उदाहरण दे सकते हैं,
कुछ एक एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा ताकि आपका थोड़ा सा नोट्स थोड़ा बढ़ जाए। ये है मेरा फीफो। हो सकता है लिफो पूछ दे, तो लिफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना, बाद में आना, पहले जाना, पहले जाना। जो माल बाद में आया है उसको पहले भेजेंगे, ये होता है लिफो, ये होता है लिफो। तो मेनली फीफो और लिफो ही होता है, मेनली यही है। समझ में आया कि नहीं? इसमें हो सकता है कि आपको फिर से बता ही देते हैं टोटल। एक होता है हिफो, हिफो हाईएस्ट प्राइस इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। मान लिया जाए कि ये आम 2 रुपया वाला खरीदे थे, ये आम 5 रुपया वाला, ये आम 7 रुपया वाला खरीदे थे, ये आम 3 रुपया वाला, 4 रुपया, 3 रुपया वाला खरीदे थे। तो अधिक दाम वाला कौन आम है? पहले हम 10 मई में जो आम खरीदे थे वो 7 रुपया का रेट से खरीदे थे, तो उसको पहले इशू करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग हिप्पो बोलते हैं, हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट। जो ज़्यादा दाम का सामान है उसको हम पहले ही भेजेंगे उसको प्रोडक्ट बनने के लिए। एक होता है मिफो, मिनिमम प्राइस इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, मिनिमम प्राइस इन फर्स्ट आउट। मिनिमम प्राइस मेरा कौन है? 2 रुपया वाला माल है, 3 रुपया वाला माल है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम 2 रुपया वाला भेजेंगे, फिर उसके बाद 3 रुपया वाला, फिर उसके बाद 5 रुपया वाला, उसके बाद 7 रुपया वाला। मिनिमम का मतलब यही होता है। हाई और हिप्पो का मतलब क्या? पहले 7 रुपये वाला भेजेंगे माल, फिर 5 रुपया वाला, फिर 3 रुपया वाला, फिर 2 रुपया वाला। ये सब होता है, 3 टाइप का होता है, फिप्पो, लिफो, हिप्पो, मिफो। लेकिन ये 2 मेन जरूरी होता है, फिफो और लिफो ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अगला क्वेश्चन जो पिछले बार आया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। देखिए फिर से बता रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट नॉट अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे संस्थान जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उसे हम गैर लाभ संस्थान कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अस्पताल, स्कूल, ये सब पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया जाता है, तो इसे हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या मंदिर में, मस्जिद में क्या पैसा का आना नहीं होता है? मंदिर से पैसा जाता नहीं है हमेशा। देखिए इन संस्थानों में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक सर्टेन पीरियड में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ठीक है, कैश, कितना कैश कम्स इन हुआ, कितना गोज आउट हुआ है, ये जानने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक। बिजनेसमैन के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यह जानने के लिए वो कैश बुक बनाता है। बिजनेसमैन लोग क्या करता है? कैश बुक बनाता है। बिजनेसमैन कौन है? जो लाभ कमाने के लिए बिजनेस किया हुआ है, कपड़ा दुकान, मिठाई दुकान, जूता दुकान, ये सब बिजनेस है। तो इसके पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, यह जानने के लिए कैश बुक जैसे बनाता है। सेम उसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल, स्कूल, हॉस्पिटल के पास कितना पैसा टोटल एक सर्टेन पीरियड में आया, एक निश्चित अवधि में कितना पैसा आया। अधिकतर क्या होता है, 1 साल की अवधि में कितना पैसा टोटल आया और 1 साल की अवधि में कितना पैसा मंदिर से गया। इसका हिसाब किताब रखने के लिए
जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए बनाता है? कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए कि कैश कितना कम सीन हुआ, कितना गोज आउट हुआ और कितना बैलेंस कैश बचा हुआ है, यह जानने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के विषय में पूछा जा रहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के विषय में बतला दीजिए। अगर इसके विषय में फॉर्मेट आपका याद है, फॉर्मेट, तो फॉर्मेट लिख दीजिए। ये जब चैप्टर जब पढ़ाए थे आप लोगों को तो इसका फॉर्मेट बतलाए थे, साथ में फॉर्मेट लिख दीजिए। फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट है, लिख दीजिए। फॉर्मेट बताते हैं। इतना लिखने के बाद एक फॉर्मेट डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, थ्योरिकल को आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बिल। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल के पास पहले से अगर कुछ पैसा है, कैश है, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद ऑल इनकम, सारे इनकम को लिखेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर 2023 का हो, चाहे करेंट ईयर 24 का हो, चाहे ठीक है आने वाले ईयर 2025 का हो। सारे इनकम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारे इनकम, जितना इनकम रिसीव होगा सबको लिखेंगे, चाहे वो किसी साल से रिलेटेड हो। और यहाँ लिखेंगे ऑल एक्सपेंसेज, चाहे सारे एक्सपेंसेज को लिखेंगे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो 2023 साल पिछले साल का हो, चाहे 24 इस साल का हो, चाहे 2025 का एक्सपेंसेज हो, सारे एक्सपेंसेज को यहाँ लिखेंगे। बस अब यहाँ जोड़ते हैं, मान लो यहाँ जोड़ने से 10,000 आया तो यहाँ भी 10,000 आना चाहिए, यहाँ जोड़ने से 8,000 आ रहा तो यहाँ 2,000 जो घट रहा है, ये मेरा बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। ये कैश मेरा इतना बचा हुआ है, ये मेरा क्या हुआ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हुआ। देखिए फिर आगे बतलाते हैं आप लोग को।